नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज डीएलएड 4 सेमेस्टर के साइंस विषय को पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान में जितने भी डीएलएड 4 सेमेस्टर में 16, 17, 18, 19, 20 के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो चाहे अति लघुत्तरी हों या लघुत्तरी हों या फिर आपके बहुविकल्पी हों, सभी पर बात करेंगे। सभी को यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे और उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि कोई भी पेपर में प्रश्न आए आपके 2021 में आप आसानी से कर सके। साथ ही साथ एक मॉडल पेपर 2021 का यहाँ पर आपके पास लेकर आए हैं, उसको भी आपको बताएंगे, उसको भी समझेंगे, उसको भी जानेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न आए आप आसानी से कर लें, कोई भी क्वेश्चन आपसे अछूता ना रहे। और दोस्तों, यकीन मानिए कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। हो सकता है आपने रिवीजन कर लिया हो या पढ़ लिया हो, फिर भी आप ईयरफोन लगा के साइड में मोबाइल रख के केवल वॉइस ही सुनते रहिए, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो हम शुरू से आखिरी तक पहले बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, फिर आगे हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक मॉडल पेपर भी 2021 का देखेंगे। तो शुरू से आखिरी तक देखते रहिएगा। अब शुरू करते हैं हम बहुविकल्पी के पहले प्रश्न से। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? डार्विन द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, या ग्रेगर द्वारा, या लैमार्क द्वारा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? दोस्तों, यहाँ देख भी रहेंगे 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा अ, डार्विन द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। याद रखिएगा कि हम प्रश्न जो पढ़ें नहीं है या है, इसमें ज़रूर मतभेद ना होने दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपको आते हुए भी। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, निस्थापन विधि जो है वो सांद्रण विधि द्वारा नहीं किया जाता है। आगे हम देखते हैं, तीसरा है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। बचपन में आप देखे होंगे, जब आप विद्यालय जाते होंगे, छोटे होंगे, तो आप पटरी को अपने बालों पर रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते होंगे, तो वो कागज़ का टुकड़ा उस पटरी में चिपक जाता होगा। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उसमें आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश? धनावेश या ऋणावेश? तो धनावेश आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। कौन सा? धनावेश। आगे हम देखेंगे, आगे प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, या घनत्व घटता है, या सुचालकता घटती है, या धात्विकता बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धात्विकता बढ़ती है। बाकी सभी चीज़ें बढ़ती हैं, और इसमें जैसे धात्विकता बढ़ती है उसी तरह और भी ऑप्शन है, वो चीज़ें बढ़ती हैं। आगे हम देखते हैं, रुधिर का थक्का बनने वाली रुधिर कणिका का नाम। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। इसका सही उत्तर होगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे। आगे आपका प्रश्न क्या है कि एलिसा परीक्षण है। एलिसा परीक्षण क्या है? हेपेटाइटिस के लिए परीक्षण ये होता है, या क्षय रोग के लिए होता है, या एड्स के लिए होता है, या टाइफाइड के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर होगा स, एड्स के लिए ये एलिसा परीक्षण होता है। आगे हम देखेंगे प्रश्न, गेलेना किस धातु का अयस्क है? उससे पहले आपको और बता दें कि याद कर लीजिएगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। एड्स का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा स्पेलिंग सहित, नहीं तो आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, गेलेना किस धातु का अयस्क है? जिंक, कॉपर, लेड, या एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेड। जो गेलेना है वो लेड धातु का अयस्क है। ठीक है, किस धातु का है? लेड धातु का अयस्क। आगे हम देखते हैं, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों को क्या कहते हैं, या संबंधों से क्या बनता है?
पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य जाल या समुदाय या जीवोम। तो इसका सही उत्तर होगा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन आते हैं? 2 प्रकार के घटक आते हैं। कौन से? एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। इन्हीं दोनों के पारस्परिक मेल को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। आगे है आपका शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती हैं? तो आपको बता दें, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन या बोरान। तो आपको इसका सही उत्तर बताते हैं। पहले उससे पहले आपको बता भी दें प्रायोगिक तरीके से कि आप अपने घर में देखते होंगे सेल, जो आपके घर पे टार्च होगा तो उसमें सेल पड़ती होगी। सेल में आप देखे होंगे कि जब कभी फोड़ो उसको तो उसके अंदर बीचों बीच में एक काला सा छड़ होता है, काला सा छड़ होता है, तो वो एनोड का कार्य करता है। तो उसी छड़ को देखेंगे तो वो ब्लैक होता है और ब्लैक हमेशा कार्बन होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्बन, और आंसर इसका हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे तो पहला प्रश्न इसमें देखेंगे, या आप ये 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से डिस्ट धारा का प्रयोग करते हैं। डिस्ट धारा का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? जहाँ पर आप बिजली जो आप देखते हैं घर में अपने आ रही है वो एसी होता है, यानी अल्टरनेट करंट होता है। और जो हम बैटरी या सेल इन सभी चीज़ों में यूज करते हैं वो होता है आपका डीसी, यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में ज़्यादा पावर कभी कभी बिजली वाले तारों में अलग होता है जो ट्रेन में होता है, लेकिन घर में जो यंत्र हैं उनमें यूज करो तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अल्टरनेट करंट जो आपके घरों में है वो अल्टरनेट करंट होता है, टार्च में है या बैटरी में है उसमें डीसी होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन पंखा, टीवी, कूलर, तो ये आपके घर में है। आपके घर में बिजली आने वाला जो है वो अल्टरनेट करंट है, एसी है, प्रत्यावर्ती धारा है। और ये जो आपसे पूछ रहा है डिस्ट धारा, डिस्ट धारा आप जानते हैं कि जो इनके अलावा हो गया पंखा, टीवी, कूलर, तो ये आपके घर के यंत्र हैं जिसमें इलेक्ट्रिक यंत्र हैं। इसमें देखते हैं आपके घर में बिजली जो आती है उसी से वो संचालित होता है, इसलिए ये ऑप्शन ना होकर के यहाँ पर टार्च हो जाएगा। ठीक है, टार्च में जो करंट होता है वो डिस्ट धारा होता है, डीसी होता है। आगे हम देखते हैं पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है अमीबा, वायरस या फिर यूग्लिना या क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास तो वायरस है या अमीबा है, यूग्लिना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आप बताएं, जल्दी से जल्द बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ब, यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर यूग्लिना हो जाएगा ब। आगे देखते हैं चुंबकीय पदार्थ है, लोहा है या तांबा है या पीतल है या रबड़। तो आप आसानी से जानते हैं चुंबक में चिपकने वाला जो धातु है वो आपका लोहा है। ठीक है, लोहा है, चुंबकीय पदार्थ है वो। आगे हम देख रहे हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। आगे हम देखेंगे, आगे आपका प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में तंतु, जो विद्युत बल्ब में बहुत महीन तंतु होता है जो धातु, वो किस धातु का बना होता है? जो देखते हैं आप बल्ब में देखें एक छोटी सी बहुत महीन सी तार उसमें जुड़ी होती है जिसमें उजेला आता है, जिससे उजेला आता है, तो वो किससे बना होता है? तो ये बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये टंगस्टन का बना होता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है विद्युत धारा की मात्रा, तो ये मात्रक विद्युत धारा I से डिनोट की जाती है, I बराबर V/R होता है। तो इसका जो I होता है इसकी जो मात्रक होती है वो क्या होगा? एम्पियर होगा। क्या होगा इसका मात्रक? एम्पियर होगा। एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं हेमेटाइटिड। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? सोना, लोहा, तांबा, कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट जो है वो आपका सा जो आंसर है लोहा, यानी हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। किसका है? लोहे का अयस्क है। आगे हम देखेंगे, आगे आपका है मिश्र धातु है, पीतल है, जस्ता है, तांबा है या टिन। तो इसका सही उत्तर होगा पीतल।
पीतल जो है वो आपका मिश्र धातु है। आगे हम देखते हैं, भारत में एनीमिया के कारण है, गरीबी है, गंदा रहन सहन है, अज्ञानता है, उपरोक्त सभी। यानी भारत में एनीमिया के कारण है, एनीमिया जो होता है, एनीमिया रोग, वो किस कारण से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द। अज्ञानता भी है, गरीबी भी है, गंदा रहन सहन भी है। आगे हम देखेंगे, आगे है उत्परिवर्तन का कारण है, जीन परिवर्तन, उद विकास, जीवन संघर्ष, प्राकृतिक चयन। तो इसका सही हो जाएगा उत्तर जीन परिवर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम याद जरूर कर लेंगे। जीन परिवर्तन उत्परिवर्तन का कारण है। ठीक, आगे हम देखेंगे पेपर। अब पेपर को हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2019 का यह पेपर है, जिसमें बहुविकल्पी तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों को, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे मॉडल पेपर को भी, जिसमें बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों का समायोजन भी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों को, फिर उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्नों को। 2019 में जो आया है, पूछ रहा है पिग आयरन किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि पिग आयरन वात्या भट्ठी जो होती है आपकी, आपको ये भी बता दें, वात्या भट्ठी जो है या परावर्तनी भट्ठी है, इसका चित्र भी आप लोग जरूर बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब पिग आयरन आपको बता दें कि वात्या भट्ठी से प्राप्त जो लोहा होता है वो पिग आयरन कहलाता है। इसे हम कच्चा लोहा भी कहते हैं या ढलवा लोहा भी कहा जाता है। इसमें आपको बता दें कि लोहा की जो मात्रा होती है वो 93% होती है, जबकि कार्बन की मात्रा 4 से 5% होती है। शेष में सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। जैसे आप इनका उपयोग देखते होंगे, पाइप में होता है, स्टोरेज टंकी जो होती हैं उनमें होता है, नहाने के टब में होता है, कूड़ेदान आदि बनाने में प्रयोग इनका किया जाता है। आगे अब देखते हैं हम, आगे वाला प्रश्न है चुंबक के गुण और इसके उपयोग बताइए। चुंबक के गुण और इनके उपयोग बताइए। दोस्तों इससे पहले हम, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि ये 13वां क्वेश्चन हम बताने लगे। इससे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 7वां प्रश्न शुरू होना था, हम 13वां क्वेश्चन आ गए। आइए चलिए 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। 7वां प्रश्न आपका क्या है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो अब इसको हम पढ़ेंगे, इसको देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों जैसा आपका प्रश्न हो, अति लघु उत्तरी है तो बहुत ज़्यादा हम ना लिखकर बस एक दो लाइनों में ही लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइन बस। अगर एक ही लाइन में आंसर उसका पूरा हो जा रहा है तो हम एक ही लाइन में उसको लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है, 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए ही प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। तो चलिए अब ऊष्मीय प्रभाव को पढ़ेंगे कि ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है विद्युत धारा का। तो 7वां क्वेश्चन है। तो 7वें क्वेश्चन में आपको बता दें कि जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है, वो विद्युत धारा के प्रवाह किसी चालक में ऊष्मा पैदा करने की प्रक्रिया को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा पैदा होने की प्रक्रिया को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लिख भी लेंगे, इसको अच्छे से लिख लेंगे। इसका जो उपयोग होता है किस उपकरण में होता है? प्रेस में है, विद्युत अंगीठी है, या पानी गर्म करने वाली केतली होती है। तो ये सब चीज़ों में आप देखते हैं विद्युत ऊष्मीय प्रवाह का प्रयोग होता है। आगे हम देखेंगे, 7वां क्वेश्चन हो गया आपका। अब 8वां क्वेश्चन आपका दिख रहा है, बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। 8वें क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है, वो चाहे बहुविकल्पी में हो, अति लघु उत्तरी में हो, या फिर लघु उत्तरी प्रश्नों में हो। तो यहाँ पर 1 नंबर में पूछा गया है कि रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है। तो आप पूरा डिटेल में इसको नहीं लिखेंगे, 1 नंबर का है तो आप सीधे लिख देंगे कि रक्त वर्ग
4 प्रकार का होता है। बस इतना ही लिख दें तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा इसमें लिखना ही नहीं है। फिर भी अगर आप कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो 4 वर्ग कौन कौन से हैं वो लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना है। तो जिसमें टाइम ना लगे तो उसके आंसर 2 लाइनों में भी दे दें। जैसे 4 वर्ग कौन से हैं, ए बी, ए बी और वो ओ। तो ये 4 वर्ग आप डायरेक्ट लिख दें कि 4 वर्ग ए बी ए बी और ओ होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगला है 9वां, योग्यतम की उत्तरजीविका का मत किस वैज्ञानिक ने दिया। योग्यतम की उत्तरजीविका का मत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो ये 9वां क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से मुझे दीजिएगा। फिर आगे हम बढ़ जाएंगे 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपका है कि थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं। दोस्तों ये 3-4 प्रकार के रोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डीएलएड में, उसको हम समझ लेंगे। अभी हम तीनों के बारे में आपको बताए दे रहे हैं। थैलेसीमिया रोग के अलावा भी जो 2 हैं उनको भी आपको बताए दे रहे हैं। तो हम थैलेसीमिया रोग के बारे में जानेंगे। तो इसका जो लक्षण है उस देखिए 1 नंबर का पूछा जा रहा है, तो उसी हिसाब से उत्तर भी लिखेंगे। तो इसका पहला लिख दीजिए कि अस्थमज्जा अति विकसित हो जाती है। दूसरा एक और लिख देंगे कि शारीरिक वृद्धि थम जाती है, यानी शरीर का जो विकास होता है वो रुक जाता है। और अस्थिमज्जा जो होता है वो अति विकसित हो जाती है। ये 2 आप कारण लिख देंगे। आगे है, अच्छा इसके अलावा भी अभी आपको बता रहे थे कि 3-4 और भी होते हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। एनीमिया रोग एक होता है। एनीमिया रोग क्या होता है, रक्त अल्पता के कारण होता है। रक्त अल्पता, अब पूछेंगे क्या होता है, रक्त अल्पता खून की कमी होती है। खून की कमी के कारण ही जो एनीमिया रोग होता है वो हो जाता है। आगे एक होता है ल्यूकीमिया रोग। इसका क्या कारण होता है, ल्यूकीमिया रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर क्षमता में रुकावट पैदा करता है। क्या करता है, रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में रुकावट पैदा करता है। शरीर में हमारे कैंसर अगर बनने वाला है तो ये जो ल्यूकीमिया रोग है वो बनने देगा, यानी कि रोक नहीं सकेगा, उसके क्षमता कम कर देगा शरीर में। आगे एक और रोग होता है जिसके बारे में पढ़ लें कि हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग का लक्षण क्या होगा, उसमें मामूली चोट लग जाने पर या खरोच लग जाए या आपके शरीर पर कट जाए, कहीं आप कट जाएं तो रक्त स्राव बहुत होता रहता है। रक्त स्राव बहुत होगा, जैसे कभी दांत कोई उखड़वा ले या किसी मामूली शल्य, यानी कि कोई जो आपके शरीर का पार्ट जैसे चेंज करना है या उसका कहते हैं ना परिवर्तन कराना है, तो वो सब चीज़ें क्या होता है, उसके बाद जो रक्त स्राव होता है उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्या होता है, हीमोफीलिया रोग। आगे हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है या दूसरे का आहार बनाता है, दूसरे को आहार बनाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यानी कि वो कोई उपभोग है, कोई उत्पादक है, कोई उपभोक्ता है, ऐसे ये खाद्य श्रृंखला की कड़ियाँ हो जाती हैं। क्या होता है कि ऐसी श्रृंखला में जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है, ठीक है, वही खाद्य श्रृंखला आपका कहलाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। 12वां प्रश्न है धातु तथा अधातु में अंतर बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, धातु और अधातु में अंतर को बताना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम अच्छे से समझ लेंगे कि धातु जो होता है वो अपारदर्शी होता है। 2-3 कारण लिख ले, क्योंकि 2 नंबर पूछा जा रहा है तो 4 कम से कम लिख ही दें।
धातु जो होता है अपारदर्शी होता है, जबकि अधातु जो होता है वो पारदर्शी और अपारदर्शी तथा पराभासी यानी पारभासी यानी कि अल्प पारदर्शी भी होता है। आगे है क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में अगर बात करें तो धातु की ऑक्साइड क्षारीय होती है, जबकि अधातु की ऑक्साइड अम्लीय होती है। ये सब चीज़ें आप लिख भी सकते हैं या फिर केवल सुनते रहें तो याद भी कर सकते हैं। आगे हम एक और कारण जानेंगे कि ध्वनि, धातु किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि कोई ध्वनि उत्पन्न अधातुओं का किसी चीज़ से टकराने पर उत्पन्न नहीं होगी। यानी अधातु किसी वस्तु से टकराए तो उसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, उसमें नहीं होगी। हम होगी नहीं होगी ऐसा हम करके अंतर निकाल लेंगे। आगे हम अगर जाने तो इसकी अवस्था के बारे में, धातु सामान्यतः ठोस होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या? पारा, वो तरल उसमें होता है, ठीक है। और जबकि अधातु होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। यानी वो केवल ठोस में पाया जाता है पारा का छोड़ को, और अधातु जो होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं, आगे आपका प्रश्न है कि प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन से आवश्यक बातें जरूरी हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, कोई भी 3-4 कारण लिख दें, कोई भी आवश्यक बातें 3-4 लिख दीजिए। जैसे आवश्यकता के अनुसार हमें तुरंत जो है उसकी सहायता प्रदान कर देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, तो हम, कई लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोटो खींचते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं और केवल आह भरा करते हैं, उसकी हेल्प ज़्यादातर नहीं करते हैं। कई लोग भीड़ बन के मूक बने देखा करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अगर आप जागरूक हैं तो प्राथमिक उपचार क्या मतलब है कि अस्पताल जाने से पहला उसको उपचार कर देना। यानी कि जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, खून बह रहा है, तो आप कोई कपड़ा लें, उससे लपेट दें ताकि वो खून रुक जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, 3-4 बातें लिख सकते हैं। जैसे आवश्यकता के समय तुरंत सहायता प्रदान कर दें, या ये नहीं कि डरें कि पुलिस आएगी तो हमसे पूछताछ होने लगेगा या कोई चीज़ हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा, अब भारत सरकार ने कई चीज़ें इसमें छूट भी दे दी है कि पूछताछ नहीं किया जाएगा, आप अस्पताल तक उसे पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे आप क्या करेंगे कि सहायता प्रदान करेंगे। सहायता का सारा सामान एक साथ ले जाएंगे वहाँ पर। जैसे कहीं पास में मेडिकल मिल गया तो तुरंत ले जाके, मान लीजिए पट्टी बांध दिया, फिर उसके बाद आप कोई भी उपचार दे दें ताकि उसकी जान न जाने पाए। आगे, रोगी की दुर्घटना का कारण दूर करना। मान लीजिए उसको दुर्घटना हुआ है, वो परेशान है, तो उसको साहस बनाए रखिए, ताकि कहिए कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका साहस बढ़ाना। रोगी का तापमान सामान्य बनाए रखना, रोगी को अधिक से अधिक आराम पहुंचाना, रोगी की दुर्घटना का कारण दूर रखना, यानी उसको कारण ना बताओ कि इस वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। कभी कभी एक्सीडेंट होने पर नहीं आदमी जान पाता है, मूर्छित होने पर, कि क्या हुआ था, तो उसको कारण मत बताइए। ऐसे कई कारण आप कई आवश्यक बातें लिख सकते हैं प्राथमिक उपचार के लिए। आगे हम देखेंगे मेंडलीफ के अनुसार संक्रमण तत्व क्या है। मेंडलीफ के अनुसार संक्रमण तत्व, जो आपका 15वां सवाल है, वो हम देख रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी जानेंगे। तो चलिए इसको देखते। तो दोस्तों, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें जो चौथा और 5वां तथा 6वां जो आवर्त होता है, उसमें जो वर्ग 8 के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे आप चौथे आवर्त में आए तो देखेंगे Fe जो 26 उसका होता है क्रमांक, और CO कोबाल्ट, फेरस, निकिल। 5वें में आ जाएं आवर्त में तो Ru, RH, Pd
और छठवें आवर्त में आ जाएं तो OSRIRPT। तो ये सब जो हैं चौथे, पाँचवें और छठवें आवर्त में वर्ग आठवें के तत्व वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाना है तो ये आप चित्र देख के आप चाहें नेट पर सर्च कर लें बल्ब कैसे बनाया जाएगा, तो उसका चित्र बनाना सीख लें, क्योंकि कई लोग हैं ड्राइंग में बहुत ही कमज़ोर हैं या बना ही नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं, नहीं तो वहाँ पर चित्र बनाने में ही टाइम लग जाएगा। इसलिए आप एक दो जो चित्र हैं जैसे वात्या भट्ठी है, परावर्तनी भट्ठी है, बल्ब है, जो आपका इसमें अगर और पूछ ले जैसे कि दिष्ट धारा डायनमो बनाने को, तो ये सब चित्र जो हैं उनका पहले से ही हम प्रैक्टिस कर लें और वहाँ पर आराम से बना लें ताकि समय ना लगने पाए। आगे हम देखेंगे, आगे है एड्स रोग के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम 3-4 कारण इसमें भी लिख सकते हैं, 3-4 लक्षण जो हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लक्षणों के बारे में पूछा गया है। तो आप लिख सकते हैं त्वचा में जो है ट्यूमर हो सकता है, लगातार खांसी रहती है, इसमें समस्त शरीर में खुजली रहती है और रात में पसीना जो है वो आता रहता है, या फिर जो आप कह सकते हैं कि हकलाने की जो है या बोलने में कठिनाई होने की जो है प्रवृत्ति आ जाती है एड्स के कारण। अब बताएंगे एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। एड्स अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे कि एड्स का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका जो है फुल फॉर्म होता है, जो सर्वप्रथम 1881 में कैलिफोर्निया में इसको जो है समलिंगी पुरुष वयस्कों में इसको देखा गया था, इसको बताया गया था। ठीक है, तो एड्स का फुल फॉर्म याद कर लेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, आप चाहे इंग्लिश की स्पेलिंग याद कर लें या हिंदी में भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। आगे प्रश्न है दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताइए। तो इसमें भी 2-3 दोष बता देंगे जिसके वजह से जो है नई आवर्त सारणी का उद्गम हुआ था। दोष यही था कि जो हाइड्रोजन है वो 2 जगह रखे गए थे, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते वो उसमें द्रव्यमान के अनुसार रखा गया था, और जो हाइड्रोजन है वो आपके 2 जगह पर रखे गए थे, इसलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी आई थी। अब आगे हम पढ़ते हैं मॉडल प्रश्नों के बारे में। मॉडल प्रश्न, जो मॉडल पेपर है उसको देखेंगे जो 2021 में आने की संभावनाएं हैं। तो हम इसको बहुत ही एक्सपर्ट से जो प्रवक्ता हैं डाइट के, उनके द्वारा हमने बनवाया है इस प्रश्न को, इस मॉडल पेपर को, क्योंकि वो कई सालों से प्रवक्ता हैं साइंस के, तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ये प्रश्न हो सकते हैं कि आएँ, क्योंकि कई बार इनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको हम ज़रूर पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। तो इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 घंटे का होता है, 25 पूर्णांक होता है इसका। तो चलिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न आप देख रहे हैं। पहला बहुविकल्पी है कि नाल चुंबक का आकार कैसा होता है, वी आकार, यू आकार, वाई आकार या फिर सी आकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, यू आकार का जो नाल चुंबक होता है वो यू आकार का होता है। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फिलोसॉफी जियोलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन या डी लैमार्क या जूलियन हक्सले या ह्यूगो डी ब्रिज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी ब्रिज, डी लैमार्क। कौन होगा, डी लैमार्क, ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अभी अधूरा नाम लिखा है, इनका पूरा नाम लैमार्कवाद से इनका संबंध है। लैमार्कवाद आप जानते हैं, नाम सुना होगा कि लैमार्कवाद का प्रतिपादन किसने किया, किसने दिया लैमार्कवाद। तो ये जो थे वो जैव विकास के फ्रांसीसी प्रचलित एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, जिनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क।
इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने लैमार्कवाद का प्रतिपादन किया था, लैमार्कवाद को बताया था। आगे हम देखते हैं कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता है। उससे पहले तीसरा, विभवांतर प्रतिरोध और विद्युत धारा में संबंध है। V बराबर I अपान आर, ब है I बराबर V अपान आर, या R बराबर VI, या फिर V बराबर IR। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा द, इसका सही उत्तर हो जाएगा द। V बराबर I इंटू आर होता है। आगे हम देखेंगे, आगे आपका प्रश्न है कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए या बी या ओ या फिर ए बी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ। जो सर्वदाता होता है वो ओ होता है और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है। तो सर्वदाता पूछा था तो सर्वदाता ओ होता है। आगे हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी रोग का उद्भवन काल कितना होता है? 3 से 5 माह, 2 से 6 माह, 3 से 6 माह, या फिर 2 से 5 माह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, 2 से 5 माह। आगे हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों को। अति लघुत्तरी प्रश्न है, छठवां प्रश्न हम देखेंगे। छठवां प्रश्न आपका दिया है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर है। तो ये हो सकता है अति लघुत्तरी में केवल यही पूछा जाए खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, या ये पूछ लिया जाए खाद्य जाल क्या होता है। अंतर 2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं, हो सकता है 1 नंबर में भी पूछ ले तो एक एक अंतर ही केवल बताएंगे। तो चलिए छठा क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताना है, इसको हम देखेंगे। चूँकि हमने इससे पहले भी खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा था कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है, तो अब फिर से पढ़ लेते हैं, एक एक अंतर बता देंगे कि किसी भी खाद्य श्रृंखला, पहले देखते हैं कि किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है या दूसरे का आहार बनता है, यानी या तो वो दूसरे को खाएगा या वो किसी दूसरे के द्वारा खा लिया जाएगा, यही एक खाद्य श्रृंखला है। ये ना हो तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। आगे अगर एक और कारण लिखना चाहते हैं, एक और अंतर लिखना चाहते हैं, तो आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है, 5 से 6 तक हो सकती है, 7-8 हो सकती है बस। लेकिन जो आपका खाद्य जाल है उसमें जो है अनगिनत जीवधारी हो सकते हैं। खाद्य जाल के बारे में जानेंगे, खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो किसी भी पारितंत्र में विद्यमान खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतःक्रिया से जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे 7वां, धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं? धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सिंपल भाषा में हम लिख देंगे कि सिंपल भाषा में यही लिखेंगे कि अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करना व उसका शुद्धिकरण धातु का निष्कर्षण कहलाता है। यानी कि अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके हम एक शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम धातु का निष्कर्षण कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने वर्ग व आवर्त हैं, कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं। तो इसमें हम याद रखें कि 8 आवर्त हैं और वर्ग जो हैं वो आपके 7 हैं। आगे हम देखेंगे कि विभिन्न विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर हम समझेंगे। दोस्तों जो विद्युत विभवांतर होता है, अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, ये उस बिंदु का विभवांतर होता है। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच अंतर के बराबर होता है। ठीक, ये आपने क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि विभव क्या कहलाता है। आगे हम विभवांतर भी जानेंगे। किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धन आवेश प्रवाहित होने पर वे ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहा जाता है। जैसे आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा कि V बराबर W/Q। अगर हम इसमें Q जो है,
क्यू जो है उसको हम 1 मान ले, डब्लू जो है आवेश, जो आवेश है, क्यू जो है कूलाम आवेश है, ठीक है, नीचे आवेश दिया है, और डब्लू जो है वो कार्य है। तो अगर हम कार्य 1 कर दें और जो आवेश है वो 1 कूलाम कर दें, आवेश 1 कूलाम कर दें और कार्य 1 जूल कर दें, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जूल अपान कूलाम क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम V बराबर W अपान Q करें, ठीक है, तो अगर हम W बराबर 1 कर दें और Q बराबर 1 कर दें तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब W जो है वो कार्य है जिसका मात्रक जूल होता है, जिसका मात्रक जूल होता है, और जो यहाँ पर आप Q देख रहे हैं इसका मात्रक कूलाम होगा। तो जूल अपान कूलाम, इसको हम डायरेक्टली बोल देते हैं वोल्ट। क्या बोल देते हैं, वोल्ट। ये एसआई मात्रक होता है किसका, विभवांतर का। तो हम यहाँ पर याद कर लेंगे कि विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, किसी 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 चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धन आवेश यानी एक धन आवेश प्रवाहित होने में वे ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इतना याद कर लेंगे। B बराबर W अपान Q, ठीक, इतना याद कर लें, जिसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। आगे हम पढ़ेंगे कि किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, LAB होगा इसका आंसर। जो वर्ग AB है वो सर्वग्राही होता है। हीमोफीलिया रोग किसे कहते हैं, ये अभी आपको हमने बताया था, ठीक है, इसको आप फिर से याद कर लेंगे। हीमोफीलिया रोग क्या होता है, लेकिन यहाँ पर लक्षण पूछा गया है, हीमोफीलिया रोग के लक्षण, तो उसको भी जान लें। तो दोस्तों इस रोग में जो होता है वो मामूली से चोट लग जाए, जैसा पहले ही बताए थे लक्षण बताना है, तो इस रोग में अगर मामूली से भी चोट, खरोच या कट जाता है तो रक्त स्राव बहुत होता है, यानी खून बहुत बहता है। साधारण रूप से ऐसा नहीं होता है, रुधिर थक्का बन जाता है, लेकिन अगर ये रोग है तो बहुत ही खून बहेगा। ठीक है, या कोई आप शल्य करा रहे हैं, कोई सर्जरी करा रहे हैं, तो अगर आपका खून निकलने वाला हो, बहुत ही खून निकलेगा वहाँ पे। तो ये आप लक्षण वहाँ पर लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। प्राथमिक उपचारक में ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि तात्कालिक निदान करना आता हो, यानी कि घटना जहाँ घटित हो रही वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको प्राथमिक उपचार करना है तो उसको उसके दिमाग में तत्कालिक निदान करने का उपाय आ जाना चाहिए, या वो मृदुभाषी होना चाहिए, यानी मधुर स्वभाव वाला होना चाहिए, मधुर बोलने वाला हो। जैसे कोई चोट लग गया है, खूब उसको डांटे ना या गुस्सा ना करे, या किसी घर का कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो उसे मारने ना लगे, गुस्सा ना करे, आप उसका तुरंत प्राथमिक उपचार दीजिए, यानी अस्पताल जाने से पहले उसका उपचार करिए जितना हो सके, फिर तुरंत आप अस्पताल उसको ले जाइए तुरंत। और उसके साथ क्या सहनशीलता होना चाहिए, उसके अंदर साहसी होना चाहिए, ये ना डरे कि पुलिस पूछताछ करेगी या कोई कुछ कहेगा, तो आप ये ना सोचे, एक मानवता के नाते उसकी सहायता जरूर करें। आगे है भर्जन व निस्तापन, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है भर्जन और निस्तापन, इसको हम पढ़ेंगे, 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है। तो आइए इसको पढ़ते। इसको दोस्तों ज़्यादा लिख के कुछ ही शब्दों में इसको लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर में है, तो एक परिभाषा दे देंगे सीधे से कि भर्जन और निस्तापन होता क्या है। तो भर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे कि अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, याद रखिएगा, नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। इसी से मिलता जुलता निस्थापन है। यहाँ पर आपने पढ़ा कि निस्थापन जो है वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक में से कम ताप पर गर्म किया जाता है, जबकि निस्थापन प्रक्रम में सांद्रित अयस्क को, यहाँ पर सांद्रित अयस्क है, निस्थापन प्रक्रम में सांद्रित अयस्क को
उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थित में, क्या, अनुपस्थित में, तो यहाँ अनुपस्थित है किसके लिए, निस्थापन के लिए, और भर्जन के लिए जो होगा उपस्थित होगा। ये याद रखिए, बस इतना याद रखेंगे। और यहाँ पर सांद्रित अयस्क हो जाएगा इसके में, भर्जन में, और निस्थापन में जो आपका वो निस्थापन में जो होगा वो सांद्रित अयस्क हो जाएगा, और जो इसमें होगा भर्जन में वो केवल अयस्क ही होगा। ठीक, इतना याद कर लेंगे, परिभाषा आपकी बन जाएगी। आगे है आपका रक्त वर्ग कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। ये बार बार आपको बता चुके हैं, कई बार आया है, तो ये मॉडल पेपर में भी आने की संभावना है, जो भविष्य 2021 में पेपर होने वाला है। अब आगे हम देखते हैं चुंबक के उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप आराम से लिख सकते हैं। टीवी में है, मोबाइल में है, जनरेटर में है, वो जो आपका एम्पलीफायर होता है उसमें है, या जो आपके स्पीकर हैं, साउंड है, उसमें है। ये सब उपयोग किए जाते हैं चुंबक। ठीक है, ऐसे कई चीज़ें हैं, उनमें से आप लिख सकते हैं इनका उपयोग। प्रारूपिक तत्व किन्हें कहते हैं, ये अभी पढ़ते हैं हम। दोस्तों, प्रारूपिक तत्व वे होते हैं जो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्व सोडियम से क्लोराइड तक के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं। टिपिकल एलिमेंट यानी प्रारूपिक तत्व जो होते हैं Na से लेकर क्लोराइड तक, यानी सोडियम से लेकर क्लोरीन तक के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं या प्रारूप तत्व कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रारूपिक तत्व वे होते हैं जो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्व सोडियम से लेकर क्लोरीन तक उपस्थित होते हैं। ठीक, क्लोरीन तक जो सोडियम होता है Na से लेकर क्लोरीन तक होता है। ठीक है, आगे हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रवर्तनी भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें भी चित्र पूछा जा सकता है, इसलिए आप चित्र बनाना सीख लेंगे ताकि वहाँ समय ना लगने पाए। अब हम पढ़ेंगे लैमार्क वाद को समझाइए। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हम सीखेंगे। तो लैमार्क वाद है या डार्विन वाद है, इन सभी चीज़ों को आप याद कर लेंगे। हो सकता है लैमार्क वाद इस बार पूछा जाए, क्योंकि डार्विन वाद पूछा जा चुका है। तो जैव विकास के प्रचलित सिद्धांत में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जो लैमार्कवाद अभी हम पढ़ेंगे ना, तो जैव विकास के प्रचलित सिद्धांत में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट जो वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, वो बैप्टिस्ट डी लैमार्क के द्वारा 1744 से 1829 का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है जैव विकास से संबंधित। ठीक है, इसी में हमने एक प्रश्न पूछा था कि फिलोसॉफी जूलॉजिक नामक जो पुस्तक है जो प्रकाशित हुआ है वो किसने लिखा था। तो आपने ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में बताया था डी लैमार्क ने। तो यही इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी आप लिखेंगे। इसमें क्या क्या लिखेंगे, जैव विकास के प्रचलित सिद्धांत में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट ने डी लैमार्क 1744 से 1829 का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत दिया था। इन्होंने 1809 में जैव विकास के बारे में अपने सिद्धांत को फिलोसॉफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया। ठीक है, इतना लिख देंगे, लैमार्कवाद का सिद्धांत ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा, बहुते शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक यह प्रश्न सभी तक पहुंच जाए, मॉडल पेपर भी और जो पुराने पेपर का है वो भी पहुंच जाए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन यही उम्मीद से हमने बनाया कि जितने भी प्रश्न हैं वो सभी समाहित हो जाएं। और इसमें आप एक और प्रश्न याद आ रहा है हमें कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ओम का नियम। वो ओम का नियम भी आप पढ़ लेंगे।
जिसमें आप विभवांतर निकालते हैं, करंट निकालते हैं, ठीक है, प्रतिरोध निकालते हैं, जैसे V बराबर I इंटू आर होता है, उससे हम निकाल लेते हैं जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि R1 इक्वल टू होता R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 ऐसे निकाल लेते हैं हम रेजिस्टेंस। तो ये हम निकालने का एक फार्मूला याद कर लेंगे। अगर समांतर श्रेणी में है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करते हुए जोड़ लेते हैं। अगर वो समांतर में ना होकर श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके जोड़ लेंगे। और अगर समांतर में है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके हम जोड़ के पूरा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, प्रतिरोध निकाल लेते हैं। पिछली बार यही क्वेश्चन आया था कि प्रतिरोध निकालना था। तो ये वाले सवाल भी आप लगा लेंगे, ओम का नियम भी याद कर लेंगे। आप चुंबक के 2 प्रकार होते हैं वो भी याद कर लें कि कृत्रिम चुंबक होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है, ठीक है। चुंबक में 2 पोल होते हैं, साउथ और SN यानी कि नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं। इसको अगर स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो ये दोनों सिरे जो होते हैं वो नॉर्थ और साउथ में अपने आप हो जाते हैं। ये इसका लक्षण भी होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अभी और भी वीडियो बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।